नमस्कार छात्रों, एक बार फिर से आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने 2024 के सेट ए को, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न और 21 नंबर तक के प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया था। इसमें अगर आगे की कहानी अगर हम लोग स्टार्ट करें तो सवाल नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 22 में जो का प्रश्न है, पहला प्रश्न है 22 का, जो कि 4 नंबर के स्टार्ट होते हैं। उसमें पहले सवाल में कह रहे हैं दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 209 है। तो क्रमागत विषम पूर्णांक की बात किया है। तो क्रमागत सम और क्रमागत विषम, जैसे क्रमागत विषम की बात अगर आपसे वो करता है तो क्रमागत विषम हम संख्याएं कुछ इस तरीके से मानते हैं 2x + 1, क्योंकि x की वैल्यू इसमें कुछ भी रखिए आप तो हमेशा विषम संख्याएं ही मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर x की जगह पर आप 1 रखते हो तो 2 1 जा 2 और 1 3, एक विषम संख्या मिलेगी। 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 विषम ही मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग विषम संख्या का रूप 2x + 1 ही लेकर के चलते हैं। तो एक विषम संख्या ही मिल गई। अब इसका स्क्वायर करते हैं, दूसरी विषम संख्या आप 2x + 3 ले सकते हैं। तो दो क्रमागत की बात किया है इसलिए 2x + 1 और 2x + 3, चूँकि अगली क्रमागत विषम संख्या 2 जोड़ने पर ही मिलेगी। और इन क्रमागत विषम संख्याओं के पूर्णांकों का योगफल जो है वो दिया हुआ है 290। तो इसको जोड़ करके स्क्वायर करके 290 के बराबर कर देंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा a + b के होल स्क्वायर से a² + b² + 2ab। 2ab कहने का मतलब 2 दूनी 4x, और इसको करेंगे तो 4x² + 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 दूनी 4 3 12x = कितना 290। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 4 8x² और प्लस ये आपका हो जाएगा 12 और 4 16x और 9 और 1 10 = 290। तो ये हो जाएगा 8x² + 16x = 290 - 10। तो ये हो जाएगा 280। तो ये घट के आ जाएगा 280, और इधर है आपके पास 8x² + 16x = 280। इसी में अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने के लिए अगर 8 से डिवाइड करें तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, या इसको हम 8 से डिवाइड करें तो हो जाएगा x² + 2x = 8 त्रिक 24 और 4 8 पंचे 40। 35 को इधर ले आएंगे तो 8x² + 2x और -35। अब इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर 35 चाहिए और जोड़ने पर आपको 2 चाहिए, जोड़ने या घटाने पे। तो इसका फैक्टर 7 और 5 में करेंगे। तो 7 और 5 में करने मतलब चूँकि 2 बड़ा है तो x + 7 और x - 5, और 7 - 5 का मतलब +2 और +7 - 5 का गुणा -35। तो यहाँ से x की 2 मान आ जाएगी, एक आ जाएगा -7 और एक आ जाएगा +5। तो x की वैल्यू ये आ गई। तो आपकी जो विषम पूर्णांक संख्याएं, क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी, वो हो जाएगा 2x + 1। अब इसमें से एक चीज़ और भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो x = -7 होगा ये अमान्य होगा। ये आपका क्या होगा? अमान्य होगा। क्यों अमान्य होगा? क्योंकि ये निगेटिव संख्या है। आपसे सवाल में साफ साफ कहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए, उसको धनात्मक पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो ये लेंगे नहीं। तो x = हम क्या लेंगे? 5। अतः जो विषम पूर्णांक आ जाएगा आपका आ जाएगा वो 2x + 1, 2x + 3, या इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे तो 2 × 4 + 1, 2 × 5 + 3। तो यह आ जाएगा 11, 13। तो आपके जो विषम पूर्णांक आ जाएंगे वो आ जाएंगे 11, 13। इसी तरीके से अगर हम लोग प्रश्न नंबर 22 के दूसरे प्रश्न में चलें तो प्रश्न नंबर 22 का जो दूसरा प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 22, जो दूसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है, यह खाक पोर्शन जो इसका है दूसरा वाला पार्ट, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समिद्भाजित होती है। तो आपको करना क्या है? आपको इसमें लैंग्वेज लिखना है कि सबसे पहले आप इसमें 2 वृत्त बना लेंगे। 2 वृत्त, एक वृत्त आप कह लीजिए कि एक वृत्त है C1 और एक छोटा वृत्त है C2।
एक वृत्त है C1, एक वृत्त है C2। आपसे कह रहा है कि दो वृत्त, दो संकेंद्रीय वृत्त की बात किया है। मैं बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा ये कुछ ले लीजिए। आपको जीवा पता होगी कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसे वृत्त की जीवा कहते हैं। और ये संकेंद्रीय वृत्त है तो दोनों का केंद्र कुछ सेम होगा, इसको मान लेते हैं केंद्र O, कुछ इस तरीके से। ठीक, इसमें आपसे कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मान लेते हैं बिंदु P पर छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। बड़े वृत्त को स्पर्श बिंदु पर समेत भाजित होती है। अब इसको सिद्ध करने के लिए करेंगे क्या है, आपका कोई थ्योरिकल क्वेश्चन ही है या भाषा लिखने वाला ही क्वेश्चन है। तो इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे, दिया है दो वृत्त C1 व C2 या दो संकेंद्रीय वृत्त C1 व C2 जिसका केंद्र O है। ठीक है ना, जिसका केंद्र O है, जिसमें बड़े वृत्त की एक जीवा AB है जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। अब हम क्या करेंगे, इतनी बातें तो हमको पता है, फिर लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करने में है क्या है कि AP = PB, इस बात को हमको प्रूफ करना है या सिद्ध करना है। इसके लिए हम लोग उपपत्ति में क्या लिखेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे कि संकेंद्रीय वृत्तों का जो केंद्र है O, उसको बिंदु P से मिलाते हैं या उसको बिंदु P पर मिलाते हैं, या ऐसा कह लीजिए कि वो स्पर्श बिंदु जो P है उसको इससे बिंदु केंद्र O को मिलाते हैं। अब सबको पता है कि अगर किसी वृत्त की कोई अगर स्पर्श रेखा है और उस स्पर्श रेखा को वृत्त के केंद्र से अगर मिला दें, स्पर्श रेखा को अगर वृत्त के केंद्र से मिला दें या उस स्पर्श बिंदु को जो वृत्त को स्पर्श कर रही है उस बिंदु को अगर वृत्त के केंद्र से मिला दें, तो हमको जो त्रिज्या प्राप्त होगी वो उस वृत्त की स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये एक प्रमेय होती है, इसको लैंग्वेज में आपको लिख देना है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो और दूसरी चीज़ क्या है, एक प्रमेय आपको इसमें यूज कर लेनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और आपको एक प्रमेय और भी इसी में लिखनी होगी कि यदि कोई त्रिज्या किसी वृत्त पर किसी वृत्त की जीवा पर 90 अंश का कोण बनाती है तो उसको दो बराबर भागों में बांटती है। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः AP = PB। तो ये कुल मिलाकर के आपका एक थ्योरिकल क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व करने वाला कुछ है नहीं। फिर से एक बार सुन लीजिए, आपको लिखना कैसे, आपको लिखना है कि दिया है दो संकेंद्रीय वृत्त C1 व C2 जिसका केंद्र O है, जिसमें से बड़ी वृत्त की एक जीवा AB है जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। इतनी बातें आपको लिखनी है कि दिया है। दूसरी चीज़ आपको लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने में क्या लिखेंगे, AP = PB। फिर इसके बाद आप उपपत्ति में आएंगे। उपपत्ति में क्या लिखेंगे कि संकेंद्रीय वृत्तों के केंद्र O को स्पर्श बिंदु P से मिलाते हैं। ठीक, तो स्पर्श बिंदु P से मिलाते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे कि चूंकि स्पर्श बिंदु P पर जो वृत्त की जीवा होती है वो उस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, या ऐसा कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तथा अगर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उसको दो बराबर भागों में बांटती भी है। अर्थात कहने का मतलब AP = PB, और यही बात आपको सिद्ध करनी है। इसको शुद्ध आपको भाषा में ही ऐसे लिख देना है। इसी तरीके से आप अगर चलेंगे 22 का तीसरे नंबर के सवाल में, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 गा प्रश्न में आपसे कह रहा है कि चित्र में LM, एक चित्र दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, एक ये चित्र दिया हुआ है आपके पास। इसमें आपसे कह रहा है LM कुछ ऐसे आपके पास एक बिंदु यहाँ पे M है और ये रेखा LM है। दूसरी चीज़ दिया हुआ है इधर LN। इसमें आपको जो दिया गया है वो दिया है, आपको दी गई बातें पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है हमको, LM पैरेलल, और ये है CB, और ये A, और ये D। आपको दिया है LM पैरेलल BC या LM समांतर BC। और दूसरी चीज़ आपको क्या दिया है, एंड LN समांतर CD।
ये दूसरी बात आपको पता है। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है या प्रूव दैट, सिद्ध करना है आपको AM अपान BM इक्वल टू AN अपान DN। उपपत्ति में या इसके प्रूफ में क्या करेंगे आप, इसके प्रूफ में जो बातें दी गई वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपको पता है, क्या पता है, चूंकि त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, ABC में, ABC में LM पैरेलल BC, LM पैरेलल BC, अतः आप लोगों ने थेल्स पर में पढ़ी होगी, किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस वृत्त को, उस वृत्त की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं AM अपान MB, AM अपान MB इक्वल टू AL अपान LC, AM अपान MB इक्वल टू AL अपान LC। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, ये तो आपका बन जाएगा समीकरण फर्स्ट। सेम इसी तरीके से आपको एक चीज़ और भी पता है, तथा त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में देखिएगा ADC में, इसमें देखेंगे LN समांतर CD, ये बात आपको पता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पुनः अतः थेल्स प्रमेय से, यहाँ भी थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं हम लोग, AL अपान LC इक्वल टू AN अपान ND। अब इसको समीकरण सेकंड कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, तो इसका जो एक साइड है AL अपान LC, AL अपान LC, ये दो साइड इक्वल हैं। तो आपने सिंपल गणित में पढ़ा होगा कि किसी दो समीकरणों में अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड खुद ब खुद इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से दूसरा साइड जो देख रहे हैं आप, AM अपान MB और इधर AN अपान ND, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से, अतः समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से क्या लिख सकते हैं, AL अपान LC इक्वल टू AL अपान LC नहीं, AM अपान MB, AM अपान MB इक्वल टू AN अपान ND। और यही बात आपको प्रूफ करनी थी, यही बात आपको सिद्ध करनी थी। AM अपान MB कह लीजिए या BM कह लीजिए, AN अपान ND या DN कह लीजिए, एक ही बात है। तो इसी चीज़ को आपको सिद्ध करना था। इसी क्रम में अगर आगे बढ़े हम लोग, तो सवाल नंबर 4 की जो बात कर रहा है, गा प्रश्न की, उसको देखते हैं। सवाल नंबर गा, तो इसमें आपसे कह रहा है, द्विघात बहुपद आपको दिया है। क्या दिया है आपको, दिया है द्विघात बहुपद px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसका पहले अगर हम शून्य निकालने की कोशिश करें, तो शून्यकों के लिए जो px की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी, और ये दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर बनेगा x प्लस 5 और x प्लस 2, क्योंकि प्लस 5 और प्लस 2 का मल्टीप्लाई प्लस 10 और प्लस 5 प्लस 2 जोड़ने पर प्लस 7 आ जाएगा। यहाँ से x की दो वैल्यू निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू -5 का -2, अतः x इक्वल टू -5 का -2। तो यही दोनों तो आपके शून्य होंगे। तो दूसरी चीज़ आपसे कह रहा है अतः x बराबर -5 का 2, या इसको लिख सकते हैं अतः शून्य बराबर
अतः शून्य के बराबर -5 का -2, ये दोनों शून्य का जाएंगे। अब आपको इसके साथ ही साथ क्या करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों अगर हम लोग देखें तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो अगर हम लोग देखें शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल यहाँ पे देखेंगे तो -5 और +-2, यह आ जाएगा -7, और -7 को हम लोग लिख सकते हैं -7/1, या -7 का कहने का मतलब क्या है, -x का गुणांक अपान x² का गुणांक। तो यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं कि -x या x का गुणांक मतलब 7 और अपान 1 मतलब x² का गुणांक। तो यहाँ से एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ शून्यकों के गुणनफल की अगर हम लोग बात करें, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल -5 गुणे -2, ये आपका आ जाएगा +10। तो इस +10 को हम लिख सकते हैं अचर पद और बटे में x² का गुणांक। चूँकि यहाँ पे बटे में एक तो लिख ही सकते हैं x² का गुणांक, तो x² का गुणांक 1 और अचर पद आपका कितना है 10। तो इस तरीके से आप लोग इसका शून्य निकाल सकते हैं और गुणांकों तथा शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग प्रश्न नंबर अंगा पे चलें तो उसमें आपसे कह रहा है प्रश्न नंबर अंगा, यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा जरा। इसमें आपसे कह रहा है एक बारंबारता सारणी दी है, माध्यक निकालना है। बारंबारता सारणी में आपको वर्ग अंतराल पता है, वर्ग अंतराल, और ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये इतना वर्ग अंतराल दिया हुआ है। इसके साथ ही दिया हुआ है बारंबारता हमको, बारंबारता, तो बारंबारता हमको दिया हुआ है 2, 4, 7, 3 और 2। अब चूंकि जो आपका माध्यक का फार्मूला होता है, माध्यक बराबर L + n/2 - CF अपान F × H। L का मतलब आप निकालेंगे पहले माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, उससे पहले माध्यक वर्ग आपके पास जरूरी है निकालना। और माध्यक वर्ग पता कैसे चलेगा, उसके लिए आपको n/2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी उसके लिए। और जो यहाँ पे CF जो दिया है वो CF का मतलब यहाँ संचयी बारंबारता है। संचयी बारंबारता की मदद से हम लोग निकालते हैं। और H है आपका वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले CF निकाल लेते हैं, या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता की पहले बात कर लेते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालने का तरीका ये होता है कि इसको हम सिंपली पहले वाले को ऐसे लिख देते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं, 4 और 2 6, फिर 6 7 13, 13 3 16, 16 2 18। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, बारंबारता में पहले अंक को ऐसे ही उतार देते हैं, फिर उसके बाद ऐड करते हुए चलते हैं। 2 4 6, 6 7 13, 13 3 16, 16 2 18। इन दोनों को ऐड करते हुए इस तरीके से हम लोग चलते हैं, तो ये निकल के आता है आपका। तो ये तो अब इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो माध्यक वर्ग क्या है। तो माध्यक वर्ग आपको पहचानना कैसे, माध्यक वर्ग पता चलता है आपको n की वैल्यू से। तो n = 18 है, तो n/2 = आप देखेंगे तो 9 हो जाएगा, n का आधा 9, तो n/2 की वैल्यू 9 हो जाएगी। अब 9 देखेंगे कि 9 देखोगे इससे जस्ट छोटा वाला टर्म, इससे जस्ट छोटा वाला टर्म आपका कितना है 6 है। और जो ये 6 है यही आपका ये जो है आपका ये CF का काम करेगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो CF की वैल्यू है वो CF की वैल्यू निकल के आएगी कितनी आपके पास 6।
एफ की वैल्यू की बात करते हैं तो एफ आप संचयी बारंबारता के क्रम में आप चले आइए, जैसे जो माध्यक वर्ग सीमा है वो आपकी 13 के आसपास आएगी। 13 के बाद आप उसमें देखेंगे माध्यक जो वर्ग अंतराल है वो कितना है, 20 है। तो एल की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी कितनी, 20। ठीक, तो यल की वैल्यू पता चल गई, n/2 की वैल्यू पता चल गई, CF की वैल्यू पता चल गई, और F आप इसी श्रेणी में माध्यक वर्ग में आ पाएंगे जो बारंबारता होगा वो आपका F होगा, अर्थात F की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 7। तो ये इतनी बातें आपको निकल के आ जाएंगी। H देखोगे तो H अंतराल यहाँ पे 10-10 का है, तो H बराबर कितना निकल के आएगा, 10। अब हम इस फार्मूले को अगर अप्लाई करें, माध्यक बराबर L का मतलब आपके पास दिया है 20 निकल के आया है, L = 20। माध्यक वर्ग आपके पास कितना है, 16, तो इसकी जो निम्न सीमा है यही आपका L होता है, तो L = निकल के आया 20। दूसरी चीज़ प्लस n/2 निकल के आया आपके पास कितना, 6। और दूसरी चीज़ CF आपके पास है कितना, 6, तो 9 - 6 अपान F की वैल्यू आपके पास होगी कितनी, 7, तो और गुणे H का मतलब कितना है, 10। ये अंतराल कितना है वो H की वैल्यू बताता है। अंतराल इन सब में सबको दिख रहा है कि 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 और 40 से 50। ये 10-10 के अंतराल पे है, तो यही आपकी H होती है। इसको आगे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये निकल के आएगा 20 + 9 से 6 जाएगा 3/7 और गुणे 10, तो 20 और 30/7। तो इसको अगर हम 20 से 30 को डिवाइड करते हैं तो 7 चौक 28, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे 20 हो जाएगा, और फिर 7 दूनी 14, और फिर 6 60, तो 7 8 56, या हम इसको लिख सकते हैं 24.28। इसका जो माध्यक आ जाएगा 24.28, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 20.3। तो चाहे ये आंसर लिख दीजिए चाहे ये आंसर लिख दीजिए, दोनों आंसर आपका ठीक होगा। तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है चा प्रश्न, जो इसमें कह रहा है चा वाले प्रश्न की जो बात किया है इसमें, चा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि एक थैले में प्रायिकता का क्वेश्चन है। एक थैले में 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदे हैं। एक आपके पास थैला है, एक आपके पास बैग है, जिसमें 5 रेड लाल गेंदे हैं और कुछ नीली गेंदे हैं। उनको मान लीजिए X आपके पास ब्लू या नीली गेंदे हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी हो, तो जैसे नीली गेंद हमने कितनी मान रखी, X, नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता आएगी, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता X, जो नीली गेंदों की संख्या है, और अपान कुल गेंदों की संख्या 5 + X। दूसरी चीज आपसे कह रहा है कि नीली गेंदों की निकालने की लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो लाल गेंद की संख्या कितनी है, 5, और अपान कुल गेंदें कितनी हैं, 5 + X। तो लाल गेंदें निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/5 + X। आपसे कह रहा है कि अतः प्रश्नानुसार प्रश्न आपसे कह रहा है कि इस थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता मतलब X/5 + X, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो 2 गुणे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो थैले में नीली गेंदों की संख्या पूछ रहा है, तो X की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो X बराबर बचेगा 5 दूनी 10, और यही X आपने माना था क्या, नीली गेंदें। अतः थैले में जो नीली गेंदों की संख्या होगी, अतः थैले में नीली गेंदों की संख्या बराबर 10, यही आपका उत्तर हो जाएगा।
तो इसको आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि आप नीली गेंदें अगर 10 लेते हैं तो 10 कहने का मतलब नीली गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 नीली गेंदें हो जाएंगी, तो 10/10 और 5 15। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 10/15। एक एग्जाम्पल के रूप में चेक भी कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 5/15। तो आप खुद ही से देख सकते हैं जो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की जस्ट डबल है। तो यहाँ से आप अपने उत्तर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर उत्तर वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे रख करके, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि नीली गेंदों की संख्या थैले में कितनी हो जाएगी, 10। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन बचे हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।